आज एजेंडे में सरफहरिस्त है वो ख़बर जिसने आलमी सतह पर एक रद्द-ए-अमल को दावत दी है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है उस इसराइली मंसूबे पर जो इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, गाज़ा पर कब्ज़े का फ़ौजी मंसूबा। इस सिलसिले में जो इमेज हैं, सैटेलाइट इमेजेस, वो भी दिखा रहे हैं फ़ौजी नकलो हरकत के ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और ये 5 उसूलों पर मबनी एक मंसूबा है जिसका ऐलान इसराइल की जानिब से कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 6 महीनों पर मुश्तमिल होगा ये ऑपरेशन। उसके जो भी खदोखाल हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सेठी साहब, इससे पहले हमने बहुत पेशरफ देखी इस तनाज़े के हल के लिए। उसमें हमने अरब लीग की भी एक्टिविटी देखी, फिर इजिप्ट की तरफ से भी एक प्लान का ऐलान किया गया जिसे अरब प्लान का नाम दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तौर पर एक मंसूबे का ऐलान किया था, उनके अपने ख्वाब थे, उस पर उन्होंने AI जनरेटेड एक वीडियो भी अपलोड की थी अपने अकाउंट के ऊपर जिस पर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया था और गम गुस्से का इजहार किया गया था अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि आज जो ये बड़ी पेशरफ्त जिसका धड़ल्ले से ऐलान इसराइल ने कर दिया है, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कर दिया, उनके अपने अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि इससे मजीद सानेहात जन्म लेंगे। आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि इसराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, अमल दरामद इस मंसूबे पर आसान होगा, क्या नताइज हो सकते हैं इसके? देखिए, 2 चीजें हैं। एक ये कि क्या इसराइल ने ये कहा है कि सारा गाजा जो है वो हम एनेक्स करने लगे, या ये कहा है कि जहां उस गाजा के उन इलाकों में जहां इस वक्त उनकी फौज है, IDF है, उसको वो फौज को और मजबूत वहां करेंगे और सेटलर्स को भी वहां लाके उनको सेटल करेंगे, ताकि ये एक गाजा के अंदर एक एरिया जो है वो इजरायली सेटलर्स और इजरायली आर्मी जो है उसको ऑक्यूपाई कर ले। मेरा ख्याल है ये एक, जिसे कहते हैं ना, प्रीकर्सर है, ये एक चाल है ताकि कल जब निगोशिएट करना पड़ेगा 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसके ऊपर बहुत से भी इश्यूज हैं, जो कि कंडीशन है बाकी मुस्लिम ममालिक की टू रिकग्नाइज इसराइल, तो उसमें फिर ये गिव एंड टेक ये बात बनेगी वहां। तो मेरा ख्याल है अपने ताश के पत्ते जो है उनको पक्का करने के लिए, नेगोशिएशन के लिए उन्होंने ये किया। मगर इसके अलावा इसी एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि 1967 के जंग के बाद जो कि मिस्र के साथ हुई थी, और उस वक्त भी इसराइल ने गाजा के अंदर सेटलर्स को इजाज़त दे दी थी कि आके वो सेटल करें। बाद में प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने सेटलर्स को वापस करवा दिया और कहा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी इस चीज़ की। अब मगर ये फिर वही पॉलिसी अब इख्तियार की जा रही है कि सेटलर्स को अंदर डाल के उनको सेटल किया जाए। अच्छा, अब ये क्यों नेतन्याहू ने क्यों ये किया है? नेतन्याहू ने इसलिए भी किया है, ये सिर्फ ये नहीं कि अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन जो है उसको बेहतर करें, उसकी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप है ना, वो इस पर डिपेंड करती है। वो 2 बहुत राइट विंग पार्टीज, सेटलर्स की जो पार्टीज हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट के अंदर। उनके बगैर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, और उनकी तरफ से 2 किस्म के प्रेशर्स थे। एक ये था कि जंग करो और हॉस्टेज और नो हॉस्टेज, आप पै जाओ, उड़ा दो, मार दो, जेनोसाइड कर दो, और दूसरा ये कि फिर जमीन हमें लेके दो, हम वहां और भी सेटलर्स को करना चाहते हैं। तो एक किस्म की स्लो ऑक्यूपेशन जो उन्होंने बाकी जगह पे की है, यहाँ भी वो गाजा के अंदर भी वो करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वहां, क्योंकि नेतन्याहू की पोजीशन वैसे इंटरनेशनली बड़ी कमजोर होगी, तो उसे फिक्र था कि अब मैं इसराइल के अंदर अगर मैं कमजोर हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी छुट्टी ना हो जाए। इसलिए उसने उनकी जो डिमांड थी, वो 2 राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग, ऑर्थोडॉक्स सेटलर पार्टीज, उनका एक डिमांड था, वो कंसीड किया। और मेरा ख्याल है पूरा नहीं कंसीड किया शुरू में। वो तो चाहते हैं सारे का सारा गाजा जो है नेक्स्ट कर लिया जाए, जिसका एक किस्म का हवाला डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले दिया था कि जी ये तो मैं तो यहाँ रिवेरा बनाऊंगा और सारी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अरब नेशंस जो है वो करेंगे और इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, और पैलेस्टीनियंस जो है उनको तो हम भेज देंगे, जॉर्डन भेज देंगे, सीरिया भेज देंगे, लेबनान भेज देंगे। तो उनका क्या है, वो तो ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशंस लेबनान में है, जॉर्डन में है, तो उनका क्या है, वो तो इससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो है वो पैलेस्टाइन से बाहर है, तो ये भी वहां चले जाए और इसको हम बना देंगे एज अ रिवियरा और बेसिकली इजरायली आउटपोस्ट। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बात चली नहीं, उसके तो बड़ा रिएक्शन आया था। मगर अब ये जो कदम उठाया है नेतन्याहू ने, दिस इज सर्वाइवल। एक तरफ सर्वाइवल है इंटरनली इसराइल के अंदर,
एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज काफी उसके ऊपर कमजोरी, उसके ऊपर अटैक आ रही है। और दूसरा ये है, क्योंकि आपने भी अभी हाल ही में एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट लिखा गया है जिसमें इसराइल के पिछले प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स जी मेजॉरिटी वालों ने ये लिखा है कि यार ये बंद करो जंग, और इसके साथ इसराइल का बहुत नुकसान हो रहा है, और आप जो हॉस्टेजेस के साथ नेगोशिएट करके उनको रिलीज करें, और आप ये बंद करें जो मार रहे हैं लोगों को, बच्चों को। तो ये तो बहुत बड़ा वहाँ एक रिएक्शन आ रहा है, मगर उसकी पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका वो है द टू राइट विंग पार्टीज, इसलिए वो कंसीड नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इजरायली पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, और साथ साथ जाहिर है कि जब उसने फाइनल नेगोशिएशन करनी है आगे जाके, तो वहां भी अपना हाथ मजबूत करना चाहता है कि देखें ये तो ऑलरेडी हो चुका, ये तो मेरी सर्वाइवल की बात है, अब इसके आगे बात करें, ये बात तो हो चुकी है। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ। मगर जाहिर है आयशा, जैसे आपने कहा, इसका तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। ये जो सारी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि इसराइल की रिकग्निशन करा ली जाए, इस किस्म की चीज के बाद तो बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। इसीलिए इसराइल ने ये नहीं अनाउंस किया कि हम अनेक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने इतना ये कहा है कि जहां आईडीएफ इस वक्त है वो उसको पक्का अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, और सेटलर्स की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि हमें वहां भेजें, हम जाके सेटल करते हैं, और जो कि मुमकिन लगता है अब। तो आई थिंक दैट इज वेयर द करंट सिचुएशन है। ये फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू में भी टेक ओवर की टर्म इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा गजा स्ट्रिप पे टेक ओवर करेंगे और हमास को डिसमेंटल करेंगे और कंट्रोल एक और अथॉरिटी को मुंतकिल कर देंगे। इतनी आसानी से उन्होंने अपना प्लान बता दिया। लेकिन सेठी साहब, 80वां जनरल असेंबली सेशन अगले महीने होने जा रहा है, जिससे पहले फ्रांस ने भी ऐलान किया था कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत को, और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी किया ऐलान। अब सभी शशदर हैं कि इस ऐलान के बाद वो क्या रद्द-ए-अमल दें या वो किस तरह से रोकें। तो आपको लगता है कि अभी भी कहीं से मुदाखलत हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो इसे इसराइल का मामला करार दे दिया है? हाँ, सही है, और इसीलिए मेरा ख्याल है अब यूनाइटेड नेशंस में भी ठीक ठाक टेंशन होगी, क्योंकि ये मुल्क जो है, आई थिंक दे विल गो अहेड, ये रिकग्नाइज कर लेंगे। और इसीलिए क्योंकि ये रिकग्नाइज करने जा रहे हैं और इसराइल अपनी जंग नहीं रोक रहा, इसलिए फिर इसराइल जो है काउंटर कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इज टेकिंग द साइड ऑफ इसराइल। तो मैं समझता हूँ ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, बिकॉज देखिए अब तो इंटरेस्टिंग बात यह है, सारे जो अरब ममालिक हैं जो कहते हैं हम अब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी ये इस बात पे रजामंद हो गए हैं कि हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, जो हॉस्टेजेस देने पड़ेंगे, और हुकूमत, अगली हुकूमत जो भी बनेगी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हमास के खिलाफ तो सारे हो गए कि वो एक फोर्स है जिसको खत्म किया जाए। जैसे उन्होंने फैसला किया था कि उस फोर्स को जो सपोर्ट कर रहा है ईरान, उसको खत्म किया जाए। तो इसलिए आई थिंक हमास को तो सारे ही इत्तेफाक है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि हमास जो है उसको खत्म किया जाए। मगर साथ साथ ये कि जी फिर आप टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, वहाँ इसराइल जो है वो तैयार नहीं है जाने के लिए। वो तो ये कहता है हम बनाएंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास होगी, सिक्योरिटी भी हमारे पास होगी, तो ये नहीं होगा कि जनाब को ऑटोनॉमी मिल जाएगी टू स्टेट की। वो इसराइल अभी भी तैयार नहीं है उसके लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अरब लीग भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर शरीक हुई, उसको को चेयर किया था सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस ने, जिसमें बाकायदा प्लान दिया गया था और पहली बार हमास के इक़दाम की, अक्टूबर 7 के इक़दाम की मजम्मत की गई थी, और यरगमाली और मुग़वियों की वापसी का मुतालबा भी उसमें किया गया था। तो अब इस ऐलान के बाद सऊदी अरब को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब को भी तो अपनी सारी चीज़ सोचनी पड़ेगी ना। सऊदी अरब के साथ जो डील हुई थी वही डील हुई थी यूएई के साथ। यूएई तो उन्होंने तो रिकग्नाइज कर लिया। सऊदीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ बड़ी जो सारी पुराना जो सारा सऊदी मौक़िफ़ रहा है वो तो बेसिकली बड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है और एंटी इसराइल। तो सऊदीज के लिए प्रॉब्लम बनेगा, आपने सही निशानदेही की। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेगा, सऊदीज के लिए प्रॉब्लम बनेगा। अब सऊदीज क्या करेंगे? सऊदीज तो जो उनका मौक़िफ़ है कि टू स्टेट सोल्यूशन, उसकी गारंटीज दें हमें। अब वो गारंटीज क्या देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात मानता है? इजराइल की कोई बात मानेगा? ये जो डिक्लेरेशन आया था इसकी वजह से हमास पर काफ़ी दबाव आया था, लेकिन आज के इस ऐलान के बाद हमास ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। हमास के पास क्या ऑप्शंस हैं सेठ साहब? कोई ऑप्शंस नहीं है। हमास जो है वो लड़ेगा, हमास है वहाँ, हमास लड़ेगा। प्रॉब्लम हमास के लिए ये है कि पहले हथियार आते थे और सपोर्ट मिलती थी ईरान से,
और वो सीरिया के जरिए मिलती थी। सीरिया हाथ से निकल गया, ईरान जो है उसको उन्होंने अटैक करके कमज़ोर कर दिया है और कांस्टेंट उसके ऊपर अब मसला बना हुआ है। इसलिए हमास के लिए अब लड़ाई करना आसान नहीं है। हमास की काफ़ी डिग्रेडेशन हुई है, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है। तो मेरा ख्याल है हमास ये बात तो करेगा कि हम रेजिस्ट करेंगे, छोटी मोटी रेजिस्टेंस चलेगी, बट आई थिंक कम से कम फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 5 years हमास नहीं खड़ा हो सकता विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। अब वो एक्सटर्नल सपोर्ट तो नहीं है, अब मिलना भी मुश्किल है। तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हमास टू हैव अ रेजिस्टेंस। अच्छा सिट साहब, इससे पहले जब ईरान के साथ इसराइल की बात बिगड़ी और अटैक्स हुए दोनों तरफ से किए गए, तो उसमें अमरीकी मुशावरत या रजामंदी हमें कहीं ना कहीं शामिल हाल दिखाई दी। अब ये जो इसराइल ने यूं अचानक ऐलान किया है, इससे मुकम्मल आशीर्वाद अमरीका की हासिल होगी? नहीं, अमेरिका तो अभी भी ट्राई कर रहा है ना कि यहाँ किसी तरीके के साथ सीज फायर हो जाए, रेफ्यूजीज वापस चले जाएं और एब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट हो जाएं। मगर अब उसके लिए भी मसला बन रहा है ना, एब्राहम अकॉर्ड कैसे एक्सेप्ट होंगे इन हालात में। ये कदम जो उसने उठाया अपनी सर्वाइवल के लिए डोमेस्टिकली, वो इंटरनेशनली मसला बन गया है जी। तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है ना आगे बढ़ेगा जब तक नेतन्याहू की छुट्टी नहीं होगी, जब तक इसराइल के अंदर नई लीडरशिप नहीं आएगी जो एक सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। ये मामले और भी गंभीर होंगे, और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे और लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। डोमेस्टिकली भी उन्हें रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू के सर्वाइवल का ये मामला था जिसके सबब उन्होंने ये बड़ा फैसला किया, जिसके बाद आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन के मौके पर भी हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक अपना बहरहाल ये तो थी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल।